अस्सलामुअलैकुम। अभी तक हम बात कर चुके हैं उन चीज़ों के बारे में जो सेल्स के बाहर पाई जाती हैं और कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, टैग कर सकते हैं और कैसे इन अजीब चीज़ों को लपेटा जा सकता है। हम बी सेल्स जैसी चीज़ें देख चुके हैं। तो बी सेल की होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़। शायद इनमें से कोई एक पहचान जाए कुछ गैर मामूली सेल के बाहर, और जैसा कि हम जानते हैं ये हिस्सा यहाँ पर ये होता है वेरिएबल पोर्शन। तो ये मखसूस होगा इस गैर मामूली चीज़ के लिए, और फिर इसको लपेटे में लिया जाएगा और इसके कुछ हिस्से जुड़ जाएंगे MHC2 कॉम्प्लेक्स से, और फिर ये जाएंगे सेल की मेम्ब्रेन तक अपने आप को पेश करने के लिए। तो ये है एक MHC2 कॉम्प्लेक्स। तो इस गैर मामूली चीज़ का एक छोटा टुकड़ा यहाँ बाहर की तरफ होगा और ये कहलाएगा एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और हमने देखा है ख़ास तौर पर अगर ये एक बी सेल है तो जो हेल्पर टी सेल होता है इसमें भी एक वेरिएबल पोर्शन होगा जो कॉरस्पॉन्ड करता है, यानी मुताबिकत रखता है इस मखसूस एंटीजन से। तो ये होगा एक हेल्पर टी सेल यहाँ पर। और जब ये पहचान लेता है ये तकसीम होना शुरू हो जाएगा मेमोरी हेल्पर टी सेल्स में और इफेक्टर हेल्पर टी सेल्स में। और जो इफेक्टर हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो अलार्म बजाना शुरू कर देते हैं और बी सेल के रेप्लिकेट होने के मरहले को तेज कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि बी सेल की एक्टिवेशन हो जाती है। एक बार फिर बताती चलूं कि ये सब सेल के बाहर हो रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पर MHC2 है, हेल्पर टी सेल भी है, लेकिन हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। ये क्या करते हैं? और अगर यहाँ पर MHC2 है तो ज़रूरी है कि MHC1 भी होगा। और MHC1 कॉम्प्लेक्स क्या करता है? और अगर हम सेल के बाहर पाई जाने वाली गैर मामूली चीज़ों को पहचान लेते हैं तो सेल के अंदर पाए जाने वाली गैर मामूली चीज़ों का क्या, हमारा इम्यून सिस्टम इसके लिए क्या करता है? तो आइए ज़रा देखते हैं कि क्या होता है अगर गैर मामूली चीज़ें सेल के अंदर होना शुरू हो जाएं। तो मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर एक कैंसर सेल है, इसकी कुछ म्यूटेशंस हो चुकी हैं और ये अब पागलों की तरह मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया है। और चूँकि इस कैंसर सेल में म्यूटेशंस हो चुकी हैं ये अब बनाएगा कुछ अजीब व गरीब प्रोटीन्स। तो हर सेल आपके जिस्म में जिसमें न्यूक्लियस होता है सिवाय रेड ब्लड सेल्स के, इनमें होते हैं MHC1 कॉम्प्लेक्सेस। और जो पूरा मकसद है MHC1 कॉम्प्लेक्स का वो ये कि ये जुड़ता है दो गैर मामूली चीज़ों को सेल के अंदर और फिर इनको पेश करता है मेम्ब्रेन पर। तो एक ख़राब कैंसर सेल भी ये कर रहा होगा। तो ये MHC1 कॉम्प्लेक्स ये जुड़ जाएगा इन अजीब व गरीब प्रोटीन से जो बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर होने वाली म्यूटेशंस की वजह से, और फिर इनको ये पेश कर देगा। तो अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इन कैंसर सेल्स को मारे जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर MHC1 ये जुड़ रहा है अजीब चीज़ों से सेल के अंदर और फिर इनको पेश कर रहा है सेल के बाहर, जबकि MHC2 बाहर से ही जुड़ता है और बाहर की तरफ पेश करता है। अब इस कैंसर सेल को मार देना चाहिए, तो क्या चीज़ इसको मारेगी? तो यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स काम आते हैं। तो ये यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल का रिसेप्टर है। इसका है ये वेरिएबल पोर्शन जो मखसूस होगा इस किस्म के एंटीजन के लिए। तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा। तो जब एक बार ऐसा होगा ये पहचान जाएगा कि इसके अंदर मौजूद हैं ये सारे अजीब व गरीब प्रोटीन्स और इस सेल को मार देना चाहिए। तो अब साइटोटॉक्सिक टी सेल करना शुरू हो जाएगा रेप्लिकेट दूसरे इम्यून सेल्स की तरह। ये रेप्लिकेट कर जाएगा मेमोरी सेल्स में और इफेक्टर सेल्स में। तो ये है मेमोरी और ये है इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल। और हम ये भी जानते हैं कि इफेक्टर वाला ही वो सेल होता है जो असल में कुछ करता है और ये चीज़ों पर असर डालता है। तो ये जुड़ना शुरू हो जाएगा उन चीज़ों से जो पेश कर रही होंगी वही एंटीजन्स अपने MHC1 कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो ये वाला यहाँ पर ये पेश कर रहा है वही एंटीजन इस MHC1 कॉम्प्लेक्स पर। और याद रखें कि वेरिएबल पोर्शंस को इससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो कह लें कि यहाँ पर है एक इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल
इसका रिसेप्टर यानी इसका वेरिएबल पोर्शन ये हम आहंग होता है इस एंटीजन से जो यहाँ पेश किया जा रहा है। तो ये एक तरह से चिपक जाता है इस सेल से जिसको मर जाना चाहिए। और सिर्फ इसका रिसेप्टर नहीं होता जो इस MHC1 कॉम्प्लेक्स से इंटरैक्ट कर रहा होता है, बल्कि यहाँ और भी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिनको मैं यहाँ नहीं बना रही। और जब ये पहचान जाता है कि इस चीज़ को अब मरना है, ये रिहा करना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स। तो ये रिहा करेगा परफोरेंस जैसे मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से बनेंगे सुराख इस सेल की मेम्ब्रेन में, और फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल्स भी रिहा कर सकता है जैसे कि ग्रैंजाइम्स, जो जा सकते हैं इस सेल के अंदर और बुनियादी तौर पर मजबूर कर सकते हैं इस सेल को मरने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कैंसर सेल्स हों, ये एक ऐसा सेल भी हो सकता है जो कि पहले से ही इन्फेक्ट हो चुका है एक वायरस से। मिसाल के तौर पर ये सेल ये इन्फेक्ट हो चुका है एक वायरस से, और इस वायरस ने इस सेल की रेप्लिकेशन मशीनरी को कर लिया है हाईजैक, ताकि ये खुद रेप्लिकेट हो सके। तो कुछ एंटीजन्स जो इस सेल के अंदर बन रहे हैं इस वायरस की मदद से, ये जुड़ जाएंगे MHC1 कॉम्प्लेक्सेस से, और फिर ये पेश किए जाएंगे इसकी सरफेस पर या इसकी सतह पर, ताकि ये ऊपर वाला अमल पूरा फिर से हो सके। तो आज के लिए इतना ही।